टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग फरवरी 2025 का पूरे एक महीने का करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं और ये ज्ञान बिंदु का सब्जेक्टिव करंट अफेयर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। दिल्ली में आपको पता होगा अभी विधानसभा चुनाव हुआ है। तो ये विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? 70 सीटें हैं। मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेखा गुप्ता। ये बीजेपी को कितने सीटें मिला है? तो 48 सीट। आपको मिला है 22 सीट। रेखा गुप्ता चौथी महिला चीफ मिनिस्टर बनी है। तो सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि दिल्ली विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? 70 सीटें। बीजेपी को कितना सीट मिला? 48 सीट मिला। रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री बनी है वो कितने नंबर की महिला मुख्यमंत्री है? तो चौथे नंबर की महिला मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा फ्रांस और अमेरिका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फ्रांस और अमेरिका के यात्रा पे गए थे, तो वो देख लेते हैं। तो ये उनकी फ्रांस की छठी यात्रा थी और मार्सिलो फ्रांस में के पहले वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया। तो कहता है कि जो भारत के पहले वाणिज्यिक दूतावास बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? मार्सिलो फ्रांस में। उसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के डोकरा कला छात्रवृत्ति को डोकरा कलाकृति इमैनुअल मैक्रो को गिफ्ट की। अब कहता है कि मोदी जी ने इमैनुअल मैक्रो को एक डोकरा पेंटिंग था, वो छत्तीसगढ़ का है डोकरा पेंटिंग, उसको वो दिया गया है। तो आपका सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा। आगे पढ़े देख लेते हैं। भारतीय सैनिकों के मयारग्यूज समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित किए। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। मयारयूज समाधि स्थल है ये। फ्रांस और भारत ने एआई एक्शन समिट 25 के तीसरे संस्करण की भी सह अध्यक्षता की है। अब इसका सवाल क्या क्या आएगा? पूछा जाएगा कि मोदी जी का जो ये फ्रांस का कौन सा यात्रा था? तो छठा यात्रा था। पहला सवाल पूछा जाएगा कि भारत के पहले वाणिज्यिक दूतावास बनाया गया है, वो फ्रांस में बनाया गया, उसके उद्घाटन कौन किए? नरेंद्र मोदी जी किए। नरेंद्र मोदी जी ने इमैनुअल मैक्रो को जो कलाकृति भेंट की जिसका नाम डोकरा था, वो किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ के राज्य से संबंधित है। और मजारग्यूज समाधि स्थल को पर श्रद्धांजलि देने गए ये पीएम मोदी जी, तो वो कहाँ पे है? तो ये है फ्रांस में है और ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान का ये चीज़ें हैं। फिर कहता है कि एआई एक्शन समिट जो किया गया है उसमें भारत और फ्रांस ने तीसरे संस्करण की सह अध्यक्षता की है। तो कहता है कि एआई एक्शन समिट जो हुआ है तीसरे संस्करण की अध्यक्षता किसके साथ किया है? तो भारत और फ्रांस ने किया है। सवाल कुछ इस तरीके से होगा। फिर वो फ्रांस के बाद अमेरिका गए। अमेरिका में उनका स्वागत के लिए कौन खड़े थे? तो स्वागत के लिए खड़े थे ओवल ऑथर्स में राष्ट्रपति ट्रम्प्स। तो कहता है कि मोदी जी के स्वागत के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प थे, ये वहाँ पे स्वागत में ओवल ऑथर्स में। चलिए अगला देख लेते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 जारीकर्ता कौन है? जर्मन संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। जर्मन संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। तो सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में मान 1 से 100 के बीच में होता है। सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो सबसे कम भ्रष्टाचार नंबर 1 पे कौन है? तो डेनमार्क है। दूसरे पे फिनलैंड और तीसरे पे सिंगापुर। सबसे लास्ट में कौन है? तो दक्षिण सूडान है। उसका सोमालिया वेंजुएला। भारत का स्थान क्या है? तो 96वां स्थान है। तो इसमें बस इतना याद रखिए कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जर्मन संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क फर्स्ट नंबर पे है। भारत का स्थान 96वां है और जिसका सीपीआई कितना है? 38 है। 2024 में ये 93 था। कहीं तो ये कहीं ना कहीं और ख़राब ही इसमें हुआ है। 93 से हम लोग 96 नंबर पर चले गए हैं। आगे है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025। तो मस्कट ओमान में किया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ पे गए थे और इसका थीम क्या था? तो समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं, ये था थीम। क्या था? समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं। और उद्देश्य क्या था? हिंद महासागर क्षेत्र में देशों को साथ लाना तथा क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करना। तो अब सवाल यहाँ पे है कि हिंद महासागर सम्मेलन हुआ, कौन सा संस्करण था? तो ये 8वां संस्करण था। 8वां संस्करण था। हुआ कहाँ है हिंद महासागर सम्मेलन? मस्कट ओमान में किया गया है। भारत की तरफ से कौन गए? विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। थीम क्या था? समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्रा था। बस ये इतना याद रखिए। अगला देख लेते हैं। पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया। तो भारत में पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। जारीकर्ता कौन है? तो नीति आयोग है, जिसके इस नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं।
तो कहता है कि वित्तीय सूचकांक का क्या है भाई, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कहता है राज्यों को राजकोषीय स्थिति का पता लगाना। वित्तीय स्वास्थ्य मतलब आप समझ रहे हैं, वित्तीय मतलब पैसे की बातचीत यहाँ पे चल रही है। ये जो वित्तीय की बात हो रहा है, पैसा में स्वास्थ्य कैसा है, मतलब कि आप इकोनॉमिकली हर राज्य का क्या स्टेटस है वो देखने की बात कर रही है। तो ये कौन किया है, नीति आयोग ने जारी किया है इसका। तो कहता है कि उद्देश्य राजकोषीय स्थिति का पता लगाना। सूचकांक में कहता है में 5 व्यय थे, सूचकांक में 5 तरीके से चेक किया गया है। व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, वित्तीय विवेक, ऋण सूचकांक और स्थिरता। पेश किया गया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के द्वारा। 18 राज्यों को इसमें शामिल किया गया। शीर्ष स्थान पे कौन है, अतः शीर्ष राज्य स्थान करने वाले और शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले राज्य, अंतिम स्थान करने वाले राज्य, इसका नाम नहीं दिया है क्या, हाँ इधर है। देखिए शीर्ष में कौन आया है, तो उड़ीसा आया सबसे शीर्ष में रहा। बिहार 13वें स्थान पे रहा है। तो आपको बस इतना याद रखना है। लास्ट में कौन रहा है, पंजाब लास्ट में रहा है। तो वित्तीय स्वास्थ्य जारी कौन किया है, नीति आयोग जारी किया। और नीति आयोग के जो कहते हैं वित्त आयोग 16वें के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। फर्स्ट नंबर पे उड़ीसा रहा है, बिहार का स्थान 13 रहा है और पंजाब का स्थान लास्ट में सबसे पंजाब रहा है। ये फ्रंट रनर श्रेणी में कहता है कि शीर्ष पे फ्रंट रनर श्रेणी में महाराष्ट्र ओवरऑल पे रहा है। और परफॉर्मर श्रेणी में शीर्ष तमिलनाडु रहा है। परफॉर्मर श्रेणी में बिहार को तीसरे स्थान मिला है। तो इसको दो तरीके से दिया गया है, एक तो ओवरऑल दिया गया है, तो ओवरऑल में कौन है, उड़ीसा, बिहार है 13 नंबर पे। परफॉर्मर श्रेणी में कौन आ गया है, तमिलनाडु पहले नंबर पे आ गया और बिहार तीसरे नंबर पे चला गया। एस्पिरेशन श्रेणी में कौन है, एस्पिरेशन श्रेणी में केरल पहले नंबर पे है। तो ये सब चीज़ें दिया गया है। चलिए ये इतना चीज़ें देख ली। अब हम लोग नियुक्तियाँ पढ़ने वाले हैं। नियुक्तियाँ पढ़ लेते हैं। संतोष यादव एनएचआई के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया गया है। तो एनएचएआई के अध्यक्ष संतोष यादव, इसका कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया गया। नीति आयोग के बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ का भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अनंत नागेश्वरन है, ये भारत सरकार का प्रधान आर्थिक सलाहकार है, इनका भी कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। मतलब इतना देखिए कि हर किसी का जो पुराने हैं उन्हीं का कार्यकाल बढ़ाया गया। एनएचआई में संतोष यादव हो गए, नीति आयोग के बीवीआर सुब्रमण्यम, इनको भी 1 साल बढ़ा दिया गया। भारत सरकार का प्रधान आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है, इनका भी 2027 तक बढ़ा दिया गया है। लोकसभा के महासचिव कौन है, उत्पल कुमार, ये याद रखिएगा। लोकसभा के महासचिव कौन है, उत्पल कुमार है, ये है। एनसीसी के 34वें महानिदेशक किसको है, गुरबिल पाल सिंह। एनसीसी के 34वें महानिदेशक कौन बना है, गुरबिल पाल सिंह बना है। एसएससी के अध्यक्ष कौन बना है, एस गोपाल कृष्णन, एसएससी के एस गोपाल कृष्णन बने। सीबीआई के प्रवीण सूद पहले से ही हैं। 19वें सीवीसी उसके कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये भी बहुत पहले से ही हैं। रॉ के कौन बने हैं, रॉ के रवि सिन्हा। ईडी निर्देशक राहुल नवीन, ईडी के निर्देशक कौन है, राहुल नवीन है। 28वें महालेखा नियंत्रक कौन है, महालेखा नियंत्रक एसएस दुबे है, महालेखा नियंत्रक एसएस दुबे। और 15वें सीएजी कौन है, संजय मूर्ति है। 15वें सीएजी कौन है, संजय मूर्ति हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। तो ये सब चीज़ें हैं, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। एनएचआई के कौन है, संतोष यादव हो गए। नीति आयोग के संतोष यादव का 2027 तक बढ़ाया गया। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है, उनका भी 1 साल बढ़ा दिया गया है। कहता है भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, उनका भी 2027 तक कर दिया गया। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार हो गए। एनसीसी के गुरबिल पाल सिंह हो गए। एसएससी के एस गोपाल कृष्णन हो गए। सीबीआई के प्रमुख प्रवीण सूद, सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, रॉ रवि सिन्हा, ईडी राहुल नवीन। 28वें महालेखा महानियंत्रक एसएस दुबे। 15वें सीएजी संजय मूर्ति। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, 14वां। और राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति है 15वां है, द्रौपदी मुर्मू है। तो ये याद रखिएगा कौन से नंबर के, वो थोड़ा याद रखने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति 14वें नंबर है और राष्ट्रपति क्या है, 15वें नंबर पे है। ठीक है। नरेंद्र मोदी पीएम है, ये भी 15वें नंबर पे है। तो आप ये देखिए कि राष्ट्रपति और पीएम 15-15, उपराष्ट्रपति 1 कम हो गए, 14 पे हो गए। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ तो होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। पुरस्कार को देख लेते हैं। होता है बीबीसी का भारत के महिला खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार जारी किया गया है। बीबीसी का भारत के महिला खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार जारी किया गया है। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर को दिया गया है। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, अवनी लेखरा को, पैरा निशानेबाज हैं। और इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर शीतल देवी को, पैरा तीरंदाज हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिताली राज क्रिकेटर को। तो बीबीसी जो है
जो एक तरीके से BBC न्यूज़ भी आता है, वही जो दिया है पुरस्कार। तो इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन मनु भाकर, पैरा स्पोर्ट्स वुमेन अवनी लेखरा पैरा निशानेबाज, इमर्जिंग एथलीट कौन है, शीतल देवी। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिताली राज को दिया गया है। अब एक BCCI का देख लेते हैं, वो देख लेते हैं BCCI का क्या दिया गया। BCCI का चयन पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया कर्नल CK नायडू पुरस्कार, जिसको सचिन तेंदुलकर। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदल के कर दिया गया है कर्नल CK नायडू पुरस्कार, वो दिया गया सचिन तेंदुलकर को BCCI के द्वारा। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पॉली उमरिगर पुरस्कार किसको दिया गया, पुरुष में जसप्रीत बुमराह को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में किसको दिया, पॉली उमरिगर, जसप्रीत बुमराह को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला में दिया गया स्मृति मंधाना को दिया गया। BCCI का विशेष पुरस्कार दिया गया रविशचंद्र अश्विन को दिया गया है। टाटा समूह के चेयरमैन कौन है, S चंद्रशेखरन को ब्रिटिश साम्राज्य का मानदंड नाइटहुड सम्मान ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट से सम्मानित किया गया है। तो ये जो N चंद्रशेखरन है वो टाटा समूह के हैं, इनको ब्रिटिश साम्राज्य ने नाइटहुड सम्मान दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक CRI 2025, जलवायु जोखिम सूचकांक CRI है, जारीकर्ता जर्मन वॉच होता है। जलवायु का जर्मन वॉच क्या है, 2006 से शुरू किया गया। भारत 6ठे नंबर पे है। तो जलवायु में जोखिम में भारत 6ठे नंबर पे, 176 देशों में शामिल, 176 देशों को शामिल किया गया, 171 देशों को शामिल किया गया है। 2022 में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश कौन है, पाकिस्तान, बेलीज और इटली। 1993 से 2022 के बीच में सर्वाधिक प्रभावित देश डोमानिया, चीन और होंडुरास है। अब देखिए इसमें बस इतना जानिए कि जलवायु जोखिम सूचकांक जारी कौन करता है, तो आपका जारी करने में कौन है, जर्मन वॉच है। शुरू किया गया 2006 से, भारत 6ठे नंबर पे है, मेन इतना याद रखिए। और जो इस सूचकांक में 2022 में फर्स्ट नंबर पे कौन था, जलवायु में पाकिस्तान था, जलवायु जोखिम में पाकिस्तान पहले नंबर पे था। दिवस को देख लेते हैं, ये हम लोग फरवरी का दिवस देख लेते हैं, कौन कौन दिवस है फरवरी में। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। उत्पादकता देखो, इसको इस सबको ट्रिक से याद करना होगा। जैसे ट्रिक क्या हो सकता है, तो उत्पादन जो होगा पूरा 12 महीना किया जाएगा। कब क्या, कितना महीना किया जाएगा, 12 महीना किया जाएगा। तो डेट यहाँ पे हो जाएगा 12 फरवरी। इस तरीके से आपको जो डेट देगा ऑप्शन में पता कैसे देता है, 12 फरवरी, 16 फरवरी, 18 फरवरी, 20 फरवरी। तो अब आप इसमें कन्फ्यूज हो जाएगा, फरवरी तो आपको रहेगा ही, डेट कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो डेट के लिए क्या करना है कि जो उत्पादन होता है वो 12 महीने करना होता है, चाहे वो खेती हो चाहे कोई बिजनेस हो। तो उत्पादकता दिवस है 12 फरवरी। रेडियो दिवस के बारे में देख लेते हैं। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी, रेडियो दिवस 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। अब देखिए मातृभाषा दिवस 21 फरवरी है, इसको अब याद कैसे कीजिएगा। तो कहता है कि मातृभाषा, अब एक चीज़ देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सरकार है, वो 3 भाषा को याद करने की, 3 भाषा को पढ़ने के लिए और याद करने के लिए वो हर राज्य एक नया नीति ला रहा है। तो 3 भाषा मतलब 2+1, एक क्या है, मातृभाषा। आप याद कीजिएगा, एगो मातृभाषा रहेगा, बाकी 2 है आप हिंदी, अंग्रेजी और अभी जो करंट में जो आधुनिक भाषा है उसको याद करना होता है। तो मातृभाषा दिवस के बारे में समझ गए, 21 फरवरी मातृभाषा दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। अब विज्ञान के बारे में याद रखिए कि विज्ञान, सब लोग थक हार कर विज्ञान के पास में ही आते हैं। तो सबसे लास्ट में फरवरी का सबसे अंतिम महीना, अंतिम दिन, तो 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, आपका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, मतलब लास्ट में। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ट्रिक है, उसको आप याद रखिएगा। आगे देखिए, पुस्तक के बारे में देख लेते हैं। द सर्किल ऑफ लाइफ, द सर्किल ऑफ लाइफ, सुधा मूर्ति का लिखा हुआ। द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्टर्स, अरुण शौरी। ये हम लोग पिछले बार भी पढ़े थे, जनवरी में भी पढ़े थे। विद ऑर्बिटल किसका लिखा, समंथा हार्वे के द्वारा ऑर्बिटल लिखा गया है, समंथा हार्वे के द्वारा। वाइल्ड फिक्शंस किसका है, अमिताभ घोष का है, वाइल्ड फिक्शंस अमिताभ घोष का है। हार्ट एंड हीरोज, हार्ट एंड हीरोज, लाइफ्स डैट सेव्स अस, कुलभूषण कुमार का है, हार्ट एंड हीरोज का। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी, नमिता गोखले का है। तो अब ये किताब याद रखिए किसका किसका क्या है, द सर्किल ऑफ लाइफ, द सर्किल ऑफ लाइफ, सर्किल ऑफ लाइफ है सुधा मूर्ति का। द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स, अरुण शौरी का है। ऑर्बिटल, समंथा हार्वे का है। वर्ल्ड फिक्शंस, वाइल्ड फिक्शंस क्या है, अमिताभ घोष का है। हार्ट एंड हीरोज क्या है, कुलभूषण कुमार का है। लाइफ ऑन मार्स का है, नमिता गोखले का है। अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स सब देख लेते हैं। कहता है सांप्रदायिक हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में
13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कब लगाया गया? 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया मणिपुर में। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा हो रहा था। तो कुकी और मैतेई कहाँ के हैं? तो मणिपुर के हैं। राष्ट्रपति शासन लगाया गया मणिपुर में 13 फरवरी को। 13 फरवरी मतलब आप समझ रहे हैं, इसको ये देगा कि वैलेंटाइंस डे के पहले 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे होता है, उसके एक दिन पहले वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ट्रिक्स है, ऐसे याद किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। DRDO ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैनपैड्स एक एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। तो कहता है कि मैनपैड्स का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। और मैनपैड्स का है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। मैनपैड्स का फुल फॉर्म मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। वो क्या है, किसने किया? DRDO ने किया है। सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय का नाम फोर्ट विलियम से बदलकर विजयदुर्ग कर दिया गया है। तो ये फोर्ट विलियम किला कहाँ पे था? तो ये कर्नाटक में है। फोर्ट विलियम किला कहाँ है? कर्नाटक में है। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, फोर्ट विलियम किला पश्चिम बंगाल में है। तो ये पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी क्षेत्र में है। तो पूर्वी कमान का नाम बदल के क्या कर दिया गया? फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजयदुर्ग कर दिया गया। उत्तराखंड के बाद गुजरात समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी में है। तो उत्तराखंड कर चुका है, गुजरात अभी लाइन में है कि वो भी लागू कर देगा। समान नागरिक संहिता का आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है, DPSP में। चलिए आगे देखते हैं। असम के बोइंगांग जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे जोगीघोपा शहर में अंतर्देशीय जल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। ये राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर विकसित किया गया है। तो अब ये देखिए, कहता है कि असम शहर के बोगाईगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, तो गांव जिला उतना याद नहीं रखना, अंतर्देशीय जल टर्मिनल TWT इंटरनेशनल अंतर्देशीय जल टर्मिनल है, जिसका राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर विकसित किया गया है। 2 पर विकसित किया गया है। तो इसमें याद रखिए कि अंतर्देशीय जल टर्मिनल 2 कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? 2, 3, 4 में 2 है, इतना याद रखिएगा। PM किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की गई है भागलपुर से, नरेंद्र मोदी जी। तो अभी बिहार में आए थे उन्हें, तो 19वीं किस्त जारी किया गया कहाँ से? भागलपुर से। भागलपुर से PM मोदी जी ने किया है। तो आपको ये इतना याद रखना है कि 19वीं किस्त जारी किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, कहाँ से? बिहार में, भागलपुर में से किया गया है। आदि महोत्सव 2025 नई दिल्ली में आदि महोत्सव मनाया गया है। अन्य नाम राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव। तो आदि मतलब समझ रहे हो? आदि मतलब इसका मतलब आदि आदि नहीं, वो तो जनजातीय का जन महोत्सव था ना शायद। ठीक है, आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया है? इसको हटा दीजिए। आदि महोत्सव मनाया गया है नई दिल्ली में। इसका अन्य नाम है राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव। अच्छा, जनजातीय, आदि का मतलब वो आदिवासी के लिए, समझ रहे हैं, वो ट्रिकी है। तो आदिवासी को शॉर्ट में आदि महोत्सव कर दिया गया है। इसका और अन्य नाम क्या है? राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव। कहाँ गया? नई दिल्ली में। मंत्रालय कौन सा है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया है। तो आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति जी ने किया है। अब इसको देखिए कि क्यों किए राष्ट्रपति जी। तो ये आदि महोत्सव आदिवासी के लिए है। हमारे जो राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भी एक आदिवासी क्षेत्र से ही आती हैं, इसलिए उन्होंने किया। उद्देश्य इसका क्या है? आदिवासी जनजातीय कलाकारों को बढ़ावा देना तथा उनके खान पान, हस्तशिल्प और हस्तकला को प्रोत्साहित करना। तो आदि जनजातीय महोत्सव किया गया है आपका नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसका उद्घाटन किया है। ठीक है। 38वां सूरजकांड क्या है? 38वां सूरज कुंड, एक मिनट, 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला फरीदाबाद में किया गया है। तो कहता है सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ किया गया? फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया। थीम राज्य कौन सा था? तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश इसके थीम राज्य थे। भागीदार कौन है? बिम्स्टेक के सदस्य देश, बिम्स्टेक के सदस्य देश में। तो कहता है सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला। तो सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ किया गया? फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया है। और ये थीम कहाँ का था? उड़ीसा और मध्य प्रदेश इसके थीम राज्य थे। और बिम्स्टेक के इसके भागीदार कौन थे? बिम्स्टेक के जितने भी सदस्य देश हैं। बिम्स्टेक के आपको पता होना चाहिए कि जो भारत के जो आसपास के जो देश हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, आपका थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, ये सभी इसके बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। आगे 58वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य महोत्सव कहाँ किया गया? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया है। तो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया। अब आपको ऑप्शन में नई दिल्ली दे देगा, महाराष्ट्र दे देगा, नागपुर दे देगा, पुणे दे देगा। तो सोचिए अगर मराठी तो महाराष्ट्र में बोला जाता तो उसका साहित्य सम्मेलन वहाँ किया गया होगा, लेकिन नहीं, मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ किया गया? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। और कौन सा नंबर पे था? 58वां नंबर का था। फिर चलिए, स्ट्रीट फास्ट
डार्ट 25 नाटो के 9 सदस्य देशों का संयुक्त अभ्यास किया गया है ग्रीस, रोमानिया, बुल्गारिया में। अब देखिए ये जो नाटो के 9 गो सदस्य देश हैं उसका जो संयुक्त युद्धाभ्यास किया गया उसका नाम क्या है? स्टीड फास्ट डार्ट 25। तो इसमें कौन स्टीड फास्ट डार्ट 25 में नाटो के 9 सदस्य देशों ने युद्धाभ्यास किया। कहाँ कहाँ किया? ग्रीस, रोमानिया, बुल्गारिया में। कहाँ कहाँ किया है? ग्रीस, रोमानिया और बुल्गारिया में। आगे देखते हैं तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास हुआ। इसमें कौन कौन देश है? तीसरा सैन्य अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में होता है। तो आप बस इतना याद रखिए कि साइक्लोन किसके किसके बीच में होता है? भारत और मिस्र के बीच में होता है। कितने नंबर का हुआ है? तीसरे नंबर का हुआ है। स्थान कहाँ किया है? तो राजस्थान में किया गया है। थल सेना का ये है, थल सेना का ये अभ्यास है। तो इसको याद रखिए। साइक्लोन किसके किसके बीच में होता है? भारत और मिस्र में। साइक्लोन कितने नंबर का है? तीसरे नंबर का साइक्लोन है। कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है। किस प्रकार के इसमें थे सेना था? तो थल सेना था। चलिए आगे देखते हैं। और प्रोजेक्ट वाटर वर्थ मेटा कहता है उद्देश्य वाटर वर्थ कहता है वाटर वर्थ जो मेटा है, एक वाटर वर्थ जो योजना प्रोजेक्ट शुरू किया गया किसके द्वारा किया गया है? तो मेटा के द्वारा। मेटा कौन? जो आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसके द्वारा। उसके जो एक पेरेंट कंपनी का नाम है मेटा। तो प्रोजेक्ट वाटर वर्थ को इसके द्वारा लॉन्च किया गया? मेटा के द्वारा। उद्देश्य क्या है? इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए अमेरिका, ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और अन्य स्थानों पर एआई की पहुंच को सुगम बनाना। वाटर वर्थ 50,000 किलोमीटर से अधिक लंबा और समुद्र में 7,000 मीटर से गहराई में केबल नेटवर्क बिछेगा, 5 प्रमुख जोड़ेगा द्वीप। समझ रहे हैं? तो वाटर वर्थ मतलब क्या हुआ? तो वाटर वर्थ का मतलब हुआ कि इंटरनेट कनेक्टिविटी को अच्छा करने के लिए समुद्र के अंदर में 50,000 किलोमीटर से भी लंबा और 7,000 मीटर गहराई के अंदर में केबल नेटवर्क बिछाया जाएगा, जिससे जो 5 गो महाद्वीप हैं उसको जोड़ा जाएगा इसमें प्रोजेक्ट वाटर बर्थ मेटा के अंदर में। 32वां विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है। तो मैक्सिमम टाइम पुस्तक मेला नई दिल्ली में लगाया जाता है, प्रगति मैदान में ही लगाया जाता है। तो ये कितने नंबर का है वो याद रखिए। तो ये नंबर कौन सा है? 32 नंबर का है। इसके अब आगे इसके देख लेते हैं। कहता है कि द्वारा भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा। तो किसके सहयोग से? भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से किया था। थीम क्या था? रिपब्लिक एट 27। तो ये याद रखिएगा कि विश्व पुस्तक मेला का थीम क्या था? रिपब्लिक एट 27। स्लोगन हम भारत के लोग है। इसका स्लोगन क्या था? हम भारत के लोग। फोकस देश कौन था? रसिया था। अब इसमें देखिए, इसमें अगर बीपीएससी में आप देखिएगा तो जो ये आपका स्टेटमेंट वाला जो सवाल आता है, 2 से 3 स्टेटमेंट होता है करेक्ट करने के लिए, कौन सा सही है कौन सा गलत। उसमें आपका सवाल कैसे पूछेगा कि विश्व पुस्तक मेला कहाँ लगाया जाता है? नई दिल्ली में। कितने नंबर का है? 32वां नंबर। हो सके वहाँ ऑप्शन में 34 भी दे देगा। तो 32वां नंबर का विश्व पुस्तक मेला कहाँ लगाया था? नई दिल्ली में। इसका थीम क्या था? तो रिपब्लिक एट द रेट 27। ऑप्शन भी दे देता है इंडिपेंडेंस एट 75 दे देगा। सॉरी, रिपब्लिक एट 75 की जगह पे इंडिपेंडेंट एट 75 भी दे सकता है। स्लोगन पूछ देगा हम भारत के लोग हैं। फोकस देश कौन था? तो रूस था। अब यहाँ पे फोकस देश में रूस की जगह पे हो सके अमेरिका भी लिख दे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो अब इसको याद कीजिए। विश्व पुस्तक मेला कहाँ लगा? प्रगति मैदान में। कौन सा नंबर? 32 नंबर। थीम क्या था? थीम था रिपब्लिक एट 75। स्लोगन क्या था? हम भारत के लोग। फोकस देश कौन थे? रूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां एरो इंडिया 2025 यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में। तो ये आयोजन किया गया। मुख्य आकर्षक क्या था? भारत की रक्षा शक्ति का प्रदर्शन। 2025 का थीम क्या था? 1 अरब अफसरों की मांग। 1 अरब अफसरों की मांग। तो कहता है कि 15वां एरो इंडिया जो वो किया गया है, इसका जो एक्सपो किया गया या फिर जो युद्धाभ्यास किया गया होगा या जो भी किया गया मतलब एरोप्लेन से लेकर, तो 15वां एरो इंडिया कहाँ किया गया है? तो ये लंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में। तो ये है लंका एयरफोर्स स्टेशन। अब ये आपसे सवाल अगर डायरेक्ट नहीं पूछता तो पूछे कि ये लंका एयरफोर्स स्टेशन कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। यहाँ पे क्या किया गया? तो 15वां एरो शो किया गया, एरो इंडिया शो किया गया। मुख्य आकर्षक क्या था? तो भारत की रक्षा शक्ति का प्रदर्शन था। यहाँ पे भारत की रक्षा शक्ति का प्रदर्शन किया गया। यह लंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में 15वें नंबर का। इसका थीम क्या था? 1 अरब अफसरों का मार्ग। 1 अरब अफसरों का मार्ग इसका थीम था। चलिए आगे देखते हैं। भारत टेक्स्ट कहाँ किया गया? नई दिल्ली में गोलमेज 25। टेक्स्ट मतलब टेक्सटाइल की बात कर रहा है। तो भारत टेक्स्ट कहाँ किया गया? नई दिल्ली में गोलमेज सम्मेलन की
कपड़ा उद्योग प्रदर्शनी भारत मंडपम में किया गया। भारत विश्व में कपड़ा टेक्सटाइल का छठा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है, हिस्सेदारी 4.5% है। तो आप येगा कि भारत टेक्स्ट कहाँ किया गया, नई दिल्ली में आयोजन किया गया। और इसमें सवाल ये पूछेगा कि भारत विश्व में कितने नंबर पे कपड़ा निर्यातक में है, तो कपड़ा निर्यातक में कितने नंबर पे है, छठा नंबर पे है। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप के विजेता बना है कौन, भारत बन गया। तो महिला का जो अंडर 19 T20 विश्व कप हुआ है, T20 तो होता ही है, अंडर 19 लोगों का हुआ जिसमें विजेता कौन बना, भारत बना। आयोजन कहाँ किया गया था, मलेशिया में किया गया था। उपविजेता कौन बना है, दक्षिण अफ्रीका उपविजेता है। दक्षिण अफ्रीका क्या है, उपविजेता। तो महिला अंडर 19 T20 विश्व कप कहाँ हुआ, मलेशिया में। जीता कौन, भारत। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। चलिए, कतर ओपन दोहा कतर में किया गया टेनिस का। कतर ओपन जो है दोहा कतर में किया गया टेनिस का खेल है। तो महिला एकल विजेता कौन बने, अमंदा एनिसिमोवा। अमंदा एनिसिमोवा अमेरिका की है, वो महिला एकल विजेता बनी है। उपविजेता कौन है, येलेना ओस्टापेको। उपविजेता कौन बनी है, येलेना ओस्टापेको लातविया के हैं। 33वां कतर ओपन टूर्नामेंट 2025 में किया गया। 33वां कतर ओपन टूर्नामेंट 33वां नंबर का था। उपविजेता अलेक्जेंडर ड्रेपर बने ब्रिटेन के। उपविजेता आंद्रे रसूल। ये दोनों उपविजेता नहीं, कोई एक तो विजेता होगा, ऊपर वाला विजेता होगा। ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। तो अब ये जो किया गया कतर ओपन जो किया गया, कहाँ किया है, कतर ओपन हुआ है दोहा में, कतर में हुआ, टेनिस का हुआ। महिला एकल में कौन जीत गई, अमंदा एनिसिमोवा है, वो अमेरिका की है। उपविजेता कौन बनी, एलेना ओस्टापेको लातविया की है। टेनिस की बात कर दिया। फिर 33 नंबर का कतर ओपन टूर्नामेंट किया गया, ठीक है। और ये हमको लग रहा है कि ये पुरुष का है, ये पुरुष का है। तो पुरुष में विजेता बने हैं अलेक्जेंडर ड्रेपर बने ब्रिटेन के, और उपविजेता आंद्रे रूबलेव बने हैं रूस के। तो ये महिला का है, ये पुरुष का है, समझ गए। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन अपनाया उत्तराखंड विधानसभा ने। तो ई विधान एप्लीकेशन जिसका नाम क्या है, नेवा। तो नेवा नाम का जो ई विधान एप्लीकेशन है वो उत्तराखंड ने अपनाया है। बायोफेज 2025, बायोफेज 2025 क्या है, तो जैविक खाद्य व्यापार मेला का आयोजन जर्मनी के न्यूसेमबर्ग में किया गया है। म्यूनिख जर्मनी में एपीडा इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। एपीडा इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है भारत के महावाणिज्यिक दूत श्री शत्रुघ्न सिन्हा और एपीडिया के अध्यक्ष श्री अभिषेक देव ने किया है। अब देखिए, इसको ये याद रहे कि बायोफेज जो है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया, जर्मनी में। आयोजन कहाँ किया, बायोफेज का आयोजन कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ है। बायोफेज है क्या, बायो से आप समझ रहे होंगे कि आप जैविक खाद की बात हो रहा है। बायो फार्मिंग जो हम लोग करते हैं तो जैविक खाद का है। तो वो किया गया है, जर्मनी में किया गया। वहाँ पे एपीडा इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया गया, एपीडा इंडियन पवेलियन का, जिसमें कौन थे, श्री शत्रुघ्न सिन्हा और एपीडा के अध्यक्ष कौन है, श्री अभिषेक देव ने उसका उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं। भारत का पहला ओपन एयर, गड़बड़ हो गया, रुक जाइएगा। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन मौसम भवन दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में। तो भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ किया गया, मौसम भवन दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना PMDKY, प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना PMDKY घोषणा कहाँ किया है, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा किया गया। उद्देश्य 3 मापदंड है इसके उद्देश्य में, कहता कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण के आधार पर 100 जिलों का चयन कर उसे विकसित किया जाए। अब देखिए, प्रधानमंत्री धन्य धान योजना का घोषणा किया गया इसमें केंद्रीय बजट में। तो इसमें 3 उद्देश्य क्या है, इसके 3 मापदंड है। कम उत्पादकता के आधार पर, मध्यम फसल तीव्रता के आधार पर और औसत से कम ऋण के आधार पर 100 जिलों का चयन किया जाएगा और विकसित किया जाएगा। तो इसमें पूछेगा कि प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना में कितने जिलों का चयन किया जाएगा, 100 जिला है, ये याद रखिएगा। इसमें कितने मापदंड है, 3 मापदंड है, कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण के आधार पर। ये 3 मापदंड पे 100 जिलों का चुनाव किया जाएगा। मित्रा पोर्टल लॉन्च सेबी के द्वारा किया गया है। मित्र मतलब इसको हिंदी में मित्र बोला जाएगा। मित्र पोर्टल लॉन्च किसने लॉन्च किया, सेबी ने। कहता है म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंस, ये है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंस। कहता है मित्रा का फुल फॉर्म यही है,
म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट ये किया गया है। तो मित्र पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया, बस इतना आप याद रखिए, सेबी के द्वारा। पनामा चीन के बेल्ट एंड इनिशिएटिव BRI से बाहर हो गया है। तो कहता है कि जो चीन का जो बेल्ट एंड इनिशिएटिव BRI, बेल्ट एंड इनिशिएटिव जो है चीन का जो है बेल्ट एंड इनिशिएटिव, इससे कौन बाहर हो गया? तो पनामा एक देश है, वो चीन के बेल्ट एंड BRI से बाहर हो गया। यूनाइटेड किंगडम के बारे में देख लेते हैं। भारत युवा पेशेवर योजना, भारत युवा पेशेवर योजना के तहत ब्रिटिश और भारतीय दोनों नागरिकों को 2 वर्ष तक दूसरे देश में रहने, अध्ययन करने और काम करने के अवसर प्रदान करता है। तो कहता है कि भारत युवा पेशेवर योजना जो है वो लॉन्च किया गया है किसके लिए? यूनाइटेड किंगडम के लिए किया गया है। इसके तहत कहता है ब्रिटिश और भारतीय दोनों नागरिक को 2 वर्षों तक दूसरे देश में रहने, अध्ययन करने और काम करने के अवसर को प्रदान करता है। तो भारत युवा पेशेवर योजना कहाँ के लिए लॉन्च किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम के लिए लॉन्च किया गया है, और दोनों देशों के नागरिक 2 वर्ष तक बाहर रह सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए। तो ये सवाल ऐसा रहेगा, युवा पेशेवर योजना किस देश के लिए लॉन्च किया गया? यूनाइटेड किंगडम। दोनों देश के नागरिक कितने वर्षों तक एक दूसरे देश में रह सकते हैं? 2 वर्षों तक रह सकते हैं। चलिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में किया गया है। सदस्य देश इसमें 10 गो हैं: UAE, इथियोपिया, ईरान, मिस्र, ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया। ठीक है, इसमें 10 देश हैं। वैसे तो ब्रिक्स का जो जो देश माना जाता था पहले, अगर आप इस तरीके देखिएगा तो BRICS, ब्रिक्स ऐसे लिखा जाता था। तो यहाँ से ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ऐसे देश थे। तो पहले 5 देश थे, इसमें 5 देश और जुड़ गए हैं। तो कौन कौन देश जुड़ गए हैं इसमें? इसमें जुड़ गए हैं UAE, इथियोपिया, ईरान, मिस्र 4 इधर हो गए, और एक इंडोनेशिया जुड़ गया है। UAE, इथियोपिया, ईरान, मिस्र और इंडोनेशिया इसमें जुड़ गया। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका पहले से था। दुनिया की आबादी का आधा और अर्थव्यवस्था 1/4 है। कहता है दुनिया की आबादी का आधा, तो ये ब्रिक्स में कितने हो गए? दुनिया की आबादी का आधा और अर्थव्यवस्था का 1/4 ब्रिक्स में शामिल हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आइंस्टीन वलय की खोज, आइंस्टीन वलय की खोज के बारे में है। आइंस्टीन वलय की खोज किसने किया है? आइंस्टीन वलय की खोज कहता है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने, कहता है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी से 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। दूरबीन कौन है? तो यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा। आइंस्टीन रिंग क्या है? यह एक डार्क मैटर आकाश गंगा के समूह के चारों ओर प्रकाश के रिंग है। तो होता है आइंस्टीन वलय की खोज किसने किया है? ऑप्शन रहेगा इसरो, नासा, जाक्सा और ESA। ऑप्शन में कहेगा कि आइंस्टीन वलय की खोज किसने किया? तो इसरो रहेगा, नासा रहेगा, जाक्सा रहेगा और ESA रहेगा। तो आपको लगाना है ESA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ये इसके बारे में बताया कि इसमें कौन सा दूरबीन का उपयोग किया गया? तो यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन। यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन किस एजेंसी का है? तो यूरोपीय का है। कहता है आइंस्टीन रिंग है क्या? कहता है ये एक डार्क मैटर आकाश गंगा के समूह के चारों ओर प्रकाश का एक रिंग है, आकाश गंगा समूह के। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तुलसी गबार्ड को। अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख किसे बनाया गया? तुलसी गबार्ड को। इनके भाई बहन भक्ति जय आर्यन वृंदावन है। तुलसी गबार्ड के कौन है भाई बहन? भक्ति जय आर्यन वृंदावन है। ठीक है, उतना नहीं देखिए, कहीं ना कहीं नाम से तो पता लगता है कि ये कहीं ना कहीं इनका रूट्स भारत में रहा है, तुलसी गबार्ड जी का। डोकरा कलाकृति, अभी हम लोग डोकरा कलाकृति देखे थे जब वो फ्रांस गए थे, तो वो राष्ट्रपति, वहाँ के राष्ट्रपति को दिए थे, उसी के बारे में। डोकरा कलाकृति कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। पूर्वी भारत के कई राज्यों में जैसे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ इत्यादि। जनजाति इसमें कौन है? तो गढ़वा, गोंड और धुरवा। तो गढ़वा, गोंड और धुरवा की जनजातियों का है डोकरा कलाकृति। मोम तकनीक या खोखली ढलाई, इसमें मोम तकनीक और खोखली ढलाई का उपयोग किया जाता है। तो डोकरा कलाकृति बनाने के लिए जो छत्तीसगढ़ का कलाकृति है उसमें कौन जनजाति है? तो गढ़वा, गोंड और धुरवा। मोम तकनीक या खोखली ढलाई के उपयोग से, सहयोग से डोकरा कलाकृति बनाया जाता है। डार्क ऑक्सीजन, डार्क ऑक्सीजन की खोज कहाँ किया गया? स्कॉटिश एसोसिएशन फॉर मरीन साइंस, SMS। तो डार्क ऑक्सीजन का खोज किया गया है स्कॉटिश एसोसिएशन मरीन साइंस। अब ये एक लेटेस्ट न्यूज में अभी ये भी सुनने को आ रहा है कि कोई वाइट हाइड्रोजन की खोज किया गया है। कहाँ किया गया है वाइट हाइड्रोजन? ऑस्ट्रेलिया में किया गया, ये याद रखिएगा। वाइट हाइड्रोजन कहाँ खोजा गया है? हाइड्रोजन मतलब इससे होता है कि ये हाइड्रोजन जलाने पे CO2 की उत्पादन नहीं होता है, उत्पादन नहीं होता है, ये सवाल याद रखिएगा। ठीक है, तो डार्क ऑक्सीजन कहाँ? तो ये वाइट हाइड्रोजन ऑस्ट्रेलिया में, और ये कहाँ गया? स्कॉटिश में।
किसने खोजा? स्कॉटिश एसोसिएशन फॉर मरीन साइंस ने खोजा। यह प्रशांत महासागर के गहरे भागों में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के गहरे भागों में पाया जाता है। उत्पादन, कोयले जैसे दिखने वाले बहुधात्विक पिंड से डार्क ऑक्सीजन निकलती है। अब इसको ऐसे याद रखिए, डार्क ऑक्सीजन खोजा किसने? स्कॉटिश एसोसिएशन फॉर मरीन साइंस ने खोजा। किस महासागर में खोजा गया? प्रशांत महासागर में, लगभग 4,000 मीटर नीचे पाया जाता है। ये कोयले जैसे दिखने वाले बहुधात्विक पिंड के डार्क ऑक्सीजन निकलती है। चलिए ठीक है, डीप सीक के बारे में देखना है। तो डीप सीक किसके द्वारा जनरेट किया गया था? तो डीप सीक जनरेट किया गया है चीन के द्वारा, जो एक जनरेटिव एआई है, चैटबॉट है। ये कम लागत में विकसित किया गया है। ये ओपन सोर्स है। क्या है? ये ओपन सोर्स है। विकसित किया गया लियांग बेनफेंग ने। विकसित किसने किया? लियांग बेनफेंग ने। तो डीप सीक कहाँ का चैटबॉट है? चीन का चैटबॉट है, एक जनरेटिव चैटबॉट है। और ये ओपन सोर्स है और विकसित किसने किया? लियांग बेनफेंग ने किया। जलवायु संगठन, जलवायु संगठन के बारे में देख लेते हैं। ISI, CDRI, मिशन लाइफ, ये सभी जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध पहलों को बढ़ावा देता है। तो जलवायु संगठन में कौन कौन है? ISI और CDRI, ये मिशन लाइफ इनका है। ये सभी जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध पहलों को बढ़ावा देता है। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। अभी याद रखिए 39वां कहाँ होगा? ये मेघालय में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? मेघालय में होने वाला है। हाँ, तो 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड। आदर्श वाक्य क्या था इसका? तो संकल्प से शिखर तक। आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर तक। शुभंकर इसका क्या है? मौली। शुभंकर क्या है? मौली, मोनल पक्षी है। मशाल, तेजस्विनी। उद्घाटन समारोह लक्ष्य सेन ने शपथ दिलाई है। लक्ष्य सेन, उद्घाटन समारोह लक्ष्य सेन ने शपथ दिलाई। शीर्ष में कौन रहा है? तो सेना रहा है। शीर्ष में सेना रहा है। 28 स्वर्ण पदक, 26 रजत और 27 कांस्य पदक के साथ। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर हरियाणा। तो ये याद रखिए, इसमें सवाल क्या रहेगा? राष्ट्रीय खेल कौन सा हुआ? 38 नंबर का। कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर तक। शुभंकर क्या है? मौली। मशाल क्या है? तेजस्विनी। उद्घाटन समारोह किसने किया? लक्ष्य सेन ने। शीर्ष पे, टॉप पे कौन रहा? सेना रहा। सेना का लगभग 68 का स्वर्ण पदक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा हरियाणा। आंध्र प्रदेश व्हाट्सएप आधारित मन मित्र, आंध्र प्रदेश के व्हाट्सएप आधारित मन मित्र एक लॉन्च किया है, जो 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। तो तब व्हाट्सएप आधारित मन मित्र जो लॉन्च किया है, कौन किया है? आंध्र प्रदेश लॉन्च किया है। 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराया जाएगा। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ हुआ? चीन में हुआ है। अब देखिए, इसको याद कीजिए कि एशियाई शीतकालीन खेल, एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ है? चीन में हुआ है। किसने नंबर का हुआ? 9वें नंबर का हुआ है। अमेरिका के बाद अर्जेंटीना भी जब WHO से बाहर हो गया। तो अमेरिका है वो WHO से बाहर हो गया है, तो अर्जेंटीना भी WHO से बाहर हो गया है। एक हंगरी एक देश है। हंगरी जो है वो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन से क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन से कौन बाहर हो गया? तो हंगरी देश बाहर हो गया है। और यहाँ पे WHO से कौन बाहर हो गया? अर्जेंटीना और अमेरिका बाहर हो गया। ये याद रखिएगा। इसको क्या हो जाता है बार बार। चलिए, हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, ये देख रहे थे, है ना? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय आंध्र प्रदेश का वो देख रहे थे। आंध्र प्रदेश व्हाट्सएप आधारित कर लिया था। अमेरिका के बाद अर्जेंटीना WHO से बाहर हो गया, ये देख लिए थे हम लोग। ठीक है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गुजरात में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। कर्नाटक सूखे से निपटने के लिए शुरू किया है सुजल परियोजना। सुजल परियोजना कर्नाटक शुरू किया है। सूखे से निपटने के लिए कर्नाटक ने सुजल परियोजना शुरू लॉन्च किया है। कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम त्रिपुरा, ये युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए शुरू किया गया है। कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम त्रिपुरा में। विकसित गांव योजना कहाँ शुरू किया गया? विकसित गांव योजना उड़ीसा में। उड़ीसा के में विकसित गांव योजना शुरू किया गया है। ऑपरेशन डेविल हंट, डेविल हंट कहाँ? बांग्लादेश ने शुरू किया है। डेविल हंट कहाँ शुरू हुआ है? बांग्लादेश ने। डेविल हंट। थाईपुसम उत्सव तमिलनाडु में, थाईपुसम तमिलनाडु में। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स की मेजबानी कौन करेगा? रियाद, सऊदी अरब। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स की मेजबानी कौन करेगा? रियाद, सऊदी अरब। 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी मेघालय, हम आपको पहले बता चुके थे, शिलोंग में 2027 में होगा। तो 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कहाँ होगा? मेघालय, शिलोंग में 2027 में किया जाएगा। मतलब हमको लग रहा है कि 2-2 साल के में होता है राष्ट्रीय खेल। 38वां हुआ है 2025 में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो आपका उत्तराखंड में हुआ है।
आईफा उत्कृष्ट उपाधि महोत्सव उत्कृष्ट पुरस्कार किसको दिया? आईफा में उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार दिया गया राकेश रोशन को। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा, हरियाणा में हरियाली लाने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत का अभियान शुरू किया गया है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पे सिंगापुर रहा है। विश्व बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है, उसमें टॉप पे कौन रहा है? सिंगापुर रहा है। ठीक है। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता, सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी भारत कर रहा है न्यू दिल्ली में। तो देखिए कि भारत में सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है, तो उसकी पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत न्यू दिल्ली में करेगा। आदि महोत्सव अभी देखिए हम लोग न्यू दिल्ली में उद्घाटन कौन किए? द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा। नील गाय को मारने की अनुमति दे दिया हरियाणा सरकार ने। तो हरियाणा सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दे दिया है। नील गाय को मारने की अनुमति कौन ने दिया है? हरियाणा सरकार ने। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ किया गया है? नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ किया? म्यूनिख जर्मनी में। तो जर्मनी में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन किया गया, जो है नित्यानंद राय, ये हमारे बिहार के ही एक सांसद है, तो नित्यानंद राय है वो म्यूनिख जर्मनी सम्मेलन में भाग लिए। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ किया गया है? म्यूनिख जर्मनी में किया गया, याद रखिएगा। नो मनी फॉर टेरर, टेरर सम्मेलन म्यूनिख जर्मनी में किया गया। चलिए आगे देखते हैं। तेजाब हमला से पीड़ित महिलाओं को 10,000 रुपये देगा पंजाब सरकार। पंजाब सरकार तेजाब हमला से पीड़ित महिलाओं को कितना देगा? 10,000 रुपये देगा। तो अभी सवाल इस तरीके से पूछेगा कि तेजाब हमला से पीड़ितों को कितने पैसे देने की बात हो रही है? 10,000। कौन सरकार देगा? पंजाब सरकार देगा। अन्नामुड़ी 16 NP, अन्नामुड़ी 16 NP ये केरल में। अन्नामुड़ी 16 कहाँ मनाया जाता है? केरल में। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 कहता है, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड NTPC को दिया गया। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड किसको दिया गया? NTPC को दिया गया। 5वां बहुपक्षीय नौसेना अभियान कोमोडो इंडोनेशिया के साथ शुरू किया गया है। तो कोमोडो किसके साथ होता है? कोमोडो होता है इंडोनेशिया के साथ। कितने नंबर का है? 5वें नंबर का है। सवाल बस यही 2-3 रहेगा। कोमोडो किसके साथ? इंडोनेशिया। कौन सा? 5वां। धर्म गार्जियन किसके साथ होता है? भारत और जापान के बीच में होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है। औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति कौन लॉन्च किया है? असम। औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति किसने लॉन्च किया? असम सरकार ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार किसके द्वारा आयोजन किया गया था? तो प्रधानमंत्री योग पुरस्कार जो सम्मेलन आयोजन किया गया किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय। थिल्लुवर की प्रतिमा कहाँ स्थापित किया जाएगा? फिलीपींस में। थिल्लुवर की प्रतिमा कहाँ स्थापित किया जाएगा? फिलीपींस में। भारत की पहली GCC नीति जारी किया गया है। कौन किया? मध्य प्रदेश। GCC मतलब वैश्विक क्षमता केंद्र, वैश्विक क्षमता केंद्र। तो ये नीति कौन जारी किया? भारत की पहली GCC नीति कौन जारी किया? MP मध्य प्रदेश ने। गूगल का सबसे बड़ा ऑफिस अनंत कहाँ शुरू होने वाला है? बेंगलुरु में। गूगल का सबसे बड़ा ऑफिस का नाम क्या है? अनंत। अनंत कहाँ शुरू होगा? बेंगलुरु में। पहली अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन अजमेर में किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर सम्मेलन अजमेर में। भारत की पहली अनुवादक से लैस विधानसभा, मतलब जो अनुवादन से लैस विधानसभा कहाँ है? यूपी में। अनुवादन मतलब कि 22 भाषाएं हैं, उसमें आप हिंदी में बोलिए, भोजपुरी में बोलिए, अवधी में बोलिए, तो उसका हर का अनुवादन किया जाएगा। वह कहाँ है? यूपी में किया गया है। विवेक जोशी भारत के चुनाव आयुक्त बने हैं। विवेक जोशी 3 चुनाव आयुक्त है। ज्ञानेश कुमार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू और तीसरा कौन है? विवेक जोशी है। ओपेक प्लस देशों में शामिल हुआ ब्राज़ील। ओपेक प्लस देशों में शामिल होने वाला कौन बन गया? ब्राज़ील। मेमोरी लीग वैश्विक चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? बिस्वा राजकुमार मेमोरी लीग चैंपियन विश्व कप के विजेता कौन बने? बिस्वा राजकुमार। पक्षी गणना में शीर्ष में कौन है? पश्चिम बंगाल। मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा पक्षी कहाँ हैं? पश्चिम बंगाल में है। नागालैंड की वन परियोजना को स्कॉच सम्मान दिया गया है। स्कॉच सम्मान नागालैंड की वन परियोजना को दिया गया है। एक स्कॉच सम्मान यहाँ पे इसको भी दिया गया, उत्तर प्रदेश को भी दिया गया, शायद पुलिसिंग में कुछ करके वैसा है, उसमें स्कॉच सम्मान दिया गया है। INS गुलदार भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय है, वो महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। तो महाराष्ट्र में INS गुलदार को ये रिटायर हो गया है, तो उसको जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा। ठीक है। इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में है। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। तो वन्यजीव बायो बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। बायो बैंक कहाँ हो रहा है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। ईमेल से FIR शुरू कौन करेगा? जम्मू कश्मीर।
आप ईमेल से भी एफआईआर कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में। आप वहाँ वैसे याद रखें कि जम्मू कश्मीर में बहुत पहाड़ है इलाका है, तो वहाँ पे जाके पुलिस थाने में एफआईआर करना तो उसके बढ़िया है, आप ईमेल से कर दीजिए, एफआईआर आपका हो जाएगा। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा, सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। प्रगति पथ योजना कहाँ का है? कर्नाटक का है। प्रगति पथ योजना कर्नाटक का है। पहला ग्रीन बजट पेश किसने किया? राजस्थान। ऑब्वियसली इसको ज़रूरत भी है, राजस्थान में ग्रीनरी बहुत कम है तो वो ग्रीन बजट पेश किया है। तो ये राजस्थान में क्या है? ग्रीन बजट पता है क्या होता है? ग्रीन बजट होता है कि आप पेपरलेस, शायद पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने किया जाता है, उसी को ग्रीन बजट कहा जाता है। पहले क्या होता था कि इतने इतने बजट का पेपर पे प्रिंट करके सभी लोगों को दिया जाता था। अब वो क्या होता है कि लोग कंप्यूटराइज जो बजट होता है वो सभी के कंप्यूटर के सामने वो दिखा दिया जाता है, उसी को शायद ग्रीन बजट कहते हैं। थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ इस चीज़ में लेकर। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक मिनट। शक्ति पीएम मोदी के प्रधान सचिव कौन बन गए हैं? पीएम मोदी के प्रधान सचिव बन गए हैं शक्तिकांत दास। ये पहले हमारे क्या थे? शक्तिकांत दास क्या थे? ये वो थे ना, आरबीआई के गवर्नर थे ना शायद, शक्तिकांत दास। कंफ्यूज हो गया मैं, हाँ शायद। तो शक्तिकांत दास पीएम मोदी के प्रधान सचिव बन गए हैं। डिजिटल डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा कौन बन गया? भारत बन गया, फर्स्ट चीन में। तो होता है डिजिटल पायलट लाइसेंस, तो पायलटों को लाइसेंस डिजिटली रूप में दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे भारत आ गया, पहले नंबर पे कौन था? चीन था। एफबीआई के निर्देशक काश पटेल। एफबीआई के निर्देशक कौन है? काश पटेल। एफबीआई मतलब कि ये वहाँ पे है, अमेरिका में है एफबीआई, वहाँ के निर्देशक कौन बने? काश पटेल, जो कि भारत के ही उनका जुड़ाव है। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा में सागर कवच का आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल में। सागर कवच का आयोजन पश्चिम बंगाल में। गवाह सुरक्षा हरियाणा में। ऐसे भी हरियाणा में बहुत वो कहा जाता है कि लोग गोलीबारी कर देते हैं, तो वहाँ पे जो गवाह को सुरक्षा दिया जाएगा कहाँ? हरियाणा में। माउंट डोगोनो ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। झुइमर बिनंदिनी कार्यक्रम, झुइमर बिनंदिनी असम गुवाहाटी में किया गया है। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन, महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया। कहता है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया कहाँ किसने लॉन्च किया गया? डेनमार्क ने किया। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया लॉन्च किसने किया है? डेनमार्क ने लॉन्च किया है। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितना? 8.83% की कमी आई है। मातृ मृत्यु दर में कितने परसेंट की कमी आई है? 83% की कमी आई है। चलिए एक लास्ट बच रहा है, एक लास्ट पेज है जो कि हम लोग 10 मिनट में ख़त्म कर लेंगे। 2025 की बात कर लेते हैं। 2025-26 के लिए आबकारी नीति, 2025-26 के लिए आबकारी नीति कौन लॉन्च किया है? यूपी। आबकारी नीति कौन लॉन्च किया है? यूपी ने लॉन्च किया है। कामेश्वर चौपाल का निधन हुआ है, कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया। वो राम जन्मभूमि के स्थायी सदस्य थे। तो राम जन्मभूमि के स्थायी सदस्य कौन थे? कामेश्वर चौपाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कामेश्वर चौपाल जी को। आईवीएफ का इस्तेमाल कर कंगारू का विकास किया। कंगारू कहाँ का वो है? तो आपको पता होना चाहिए कंगारू कहाँ का है, तो ऑस्ट्रेलिया का है। तो वहाँ पे आईवीएफ के तहत में कंगारू का विकास किया गया है। पर्वतारोही निशा यादव छत्तीसगढ़ की है, वो पर्वतारोही निशा यादव छत्तीसगढ़ की है, वो किलिमंजारो फतह कर ली है। किलिमंजारो कहाँ है? किलिमंजारो तंजानिया का किलिमंजारो है, उसको फतह कर लिए कौन? पर्वतारोही निशा यादव। सैन्य अभ्यास साइक्लोन अभी हम लोग देखे भारत और मिस्र के बीच में होता है। मतलब विंग रेडर अभ्यास, विंग रेडर अभ्यास भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में है। विंग रेडर ये भारत में ही होता है, भारतीय सेना और वर्सेस वायुसेना का विंग रेडर है अभ्यास किया जाता है, विंग रेडर अभ्यास। HAL के HGT-36 का नाम क्या नाम है? HAL के HGT-36 का नाम यशस है। यशस 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 ऐसा नाम रखा भाई। HAL के HGT-36 का नया नाम क्या है? यशस। चेन्नई ओपन टेनिस किरियन जैक्वेट ने जीता। चेन्नई ओपन टेनिस को किसने जीता? किरियन जैक्वेट ने। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर कौन थे? शिखर धवन थे। NR नारायण मूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान है। NRI कृष्णमूर्ति ये इन्फोसिस के CEO हैं, उन्हीं को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान दिया गया है। 2030 तक भारत में प्राकृतिक गैसों की मांग बढ़ेगी 60%। तो सवाल ऐसे पूछेगा कि भारत में प्राकृतिक गैसों की मांग 2030 तक कितने परसेंट बढ़ने की उम्मीद है? 20%, 40%, 60%, 80%। तो कितना परसेंट बढ़ेगा? 60% बढ़ेगा।
60% कब तक बढ़ेगा? 2030 तक बढ़ेगा। राष्ट्रपति शासन मणिपुर में। सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट कौन है? रोनाल्डो। ये तो हमेशा के रहते हैं। आगे देख लेते हैं। स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किसने किया है? स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IIT मद्रास ने किया है। IIT मद्रास में। आयुष्मान भारत वय वंदन योजना शुरू किया पुडुचेरी ने। आयुष्मान भारत वय वंदन योजना किसने शुरू किया? पुडुचेरी ने। कतर के शेख अहमद अल थानी भारत की यात्रा पे आए हैं। कतर की जो भारत की यात्रा पे शेख अहमद अल थानी हैं वो कहाँ के हैं? तो कतर के हैं। तो बताया कि कतर के जो जो वहाँ के जो आए हैं शेख, उसका नाम क्या है? तो शेख अहमद अल थानी, कतर के। भारत बांग्लादेश सीमा समन्वय सम्मेलन कहाँ किया गया? भारत बांग्लादेश सीमा समन्वय सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया। अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन ब्रह्मपुत्र नदी पे किया गया है। अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ब्रह्मपुत्र नदी पे। अभी हम लोग जो याद किए थे, क्या था? NH2 में शामिल किया गया ना, वो याद रखिएगा। असम से शुरू किया गया था, ये याद रखिएगा। अभी हम लोग ऊपर इसको पढ़े थे। जोमेटो ने AI संचालित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, नगेट किसने लॉन्च किया है? जोमेटो ने किया है। वो AI संचालित प्लेटफॉर्म है। भारत में लिथियम की इन्वेंशन पर हस्ताक्षर किसने किया? अर्जेंटीना ने किया है। भारत लिथियम की इन्वेंशन पर हस्ताक्षर करेगा, अर्जेंटीना। मतलब अर्जेंटीना भारत में लिथियम की खोज करेगा, ये इसका मतलब यही है। ठीक है। अंगदाताओं को राजकीय सम्मान कौन देगा? तो पुदुचेरी है। तो अंगदाताओं को राजकीय सम्मान देगा पुदुचेरी, अंगदाताओं को राजकीय सम्मान देगा। अब वो पता है पुदुचेरी जो है वो भारत के शायद 2 या 3 राज्यों में है, छोटा छोटा जगह पे। शायद एक तमिलनाडु में भी है, एक आंध्र प्रदेश में भी है, थोड़ा सा महाराष्ट्र में भी है। ये तीनों जगह पे ऐसा जो हमारा है ना, तो तीनों जगह पे थोड़ा थोड़ा है ये। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे देखते हैं। टाइम पत्रिका का वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन को बनाया गया है। टाइम पत्रिका का वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी को बनाया गया। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता एशिया आर्थिक वार्ता पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। तो होता है आर्थिक पैसा। आपको पता है कि महाराष्ट्र को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र को कहता है कि आर्थिक कैपिटल कहा जाता है। एक मिनट, कहाँ थे हम लोग? हाँ, कहता है कि एशियाई वार्ता पुणे में किया है। तो हम ये बता रहे थे कि महाराष्ट्र को क्या कहा जाता है? कि भारत का आर्थिक कैपिटल कहा जाता है। आर्थिक कैपिटल किसको कहा जाता है? महाराष्ट्र को कहा जाता है। तो वहीं पे आर्थिक कैपिटल में ही एशिया की आर्थिक वार्ता हुआ है। कितने नंबर का? 9वें नंबर का हुआ है। आगे देखिए। सर्वाधिक गिद्ध कहाँ है? तो MP में है। सर्वाधिक गिद्ध कहाँ है भारत में? MP में। कहता है RBI डाटा ऐप लॉन्च किसने किया? RBI नहीं किया होगा ऑब्वियसली। HK05CoV2 कोरोना वायरस कहाँ पाया गया है? HK05CoV2 कोरोना वायरस चीन में पाया गया है। IPO से फंड जुटाने में शीर्ष देश कौन से है? तो भारत है। तो IPO से कहता है कि फंड जुटाने में शीर्ष देश पे कौन है? भारत है। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार मोपा एयरपोर्ट गोवा को दिया गया है। याद रखिएगा, मोपा एयरपोर्ट कहाँ है? गोवा में। उसको सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कहाँ का है? मैक्सिको का। सबसे महंगा पासपोर्ट कहाँ का है? मैक्सिको का है। बाइथेइज्म धर्म को विकल्प के रूप में मान्यता दिया गया असम ने। बाइथोइज्म धर्म को विकल्प के रूप में मान्यता दिया गया है असम में। बाइथोइज्म धर्म को विकल्प के रूप में। वैश्विक स्तन कैंसर में कौन सा देश है? न्यूजीलैंड टॉप में है। वैश्विक स्तन कैंसर में कौन सा देश है टॉप पे? न्यूजीलैंड है। सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर पिछले 7 सालों से टॉप कर रहा है। आत्म पूजन अनुष्ठान केरल में स्टार्ट किया गया। आत्म पूजन अनुष्ठान केरल का है। आत्म पूजन अनुष्ठान केरल में किया गया। अक्षय सक्सेना समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए सम्मानित किए गए हैं। काची के लिए सम्मानित किए गए? समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए। समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किसको सम्मानित किया गया? अक्षय सक्सेना को क्या सम्मानित किया गया। चलिए थोड़ा सा और है। गूगल मैप्स ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है, अमेरिका की खाड़ी रख दिया गया है। तो होता है कि पहले तो अमेरिकी जो ट्रम्प जी हैं उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के अमेरिका की खाड़ी कर दिया, तो गूगल मैप्स ने भी उसका नाम चेंज कर दिया है। वेस्ट न्यू एज एम्बियंट एंड चैट एल्बम में ग्रैमी अवार्ड किसे हुआ? चंद्रिका टंडन को। बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम, बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैट एल्बम में ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया? चंद्रिका टंडन को। बीमा में FDI 74% से 100% कर दिया गया है।
चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनाया गया है? नोएडा में। चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनाया गया है? नोएडा में बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का शुरू कहाँ किया गया? जर्मनी ने। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है वो शुरू कहाँ किया गया है? जर्मनी में किया गया है। भारत का UN के बजट में योगदान कितना है? तो UN में भारत ने कितना योगदान किया? $73.64 मिलियन। 37.64 मिलियन डॉलर बजट में दिया है। संसद में अनुवाद विषयों का विस्तार किया गया है 6 भाषाओं में। संसद के जो बातचीत होती है वो 6 भाषाओं में विस्तार किया गया है। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन है? स्थानीय शासन में कौन है? कर्नाटक टॉप पे आ रहा है। स्थानीय शासन प्रदर्शन में मतलब कि इंटरनली जैसे पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब होता है, तो स्थानीय शासन प्रदर्शन में कौन है? टॉप कर्नाटक किया है। भारत ने कतर के साथ, किसके साथ? कतर के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किसने कहाँ किया गया? चेन्नई में। तो राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स कहाँ क्या है? राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स 23वीं कहता है कि चेन्नई में किया गया है। वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा किसने शुरू किया है? वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा, वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा किसने शुरू किया है? तो LIC ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू किया है। दुनिया का सबसे अमीर महिला का नाम क्या है? एलिस वॉल्टन। दुनिया के ये एलिस वॉल्टन क्या है? तो ये वॉलमार्ट के जो मतलब का ये मालिक के पत्नी हैं, जो भी कहिए इनको। तो अमीर महिला कौन है? एलिस वॉल्टन। सैन्य शहादत दिवस 25 फरवरी को घोषित किया किसने? बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश ने सैन्य शहादत दिवस घोषित किया कब किया? 25 फरवरी को। गुनेरी जैव विविधता स्थल कहाँ है? गुनेरी जैव विविधता स्थल गुजरात में है। गुनेरी कहाँ है? गुजरात में। गुनेरी जैव विविधता गुजरात में। स्वरेल ऐप भारतीय रेल ने लॉन्च किया है। स्वरेल ऐप है। पर्वत को कानूनी व्यक्ति का अधिकार दिया है किसने? न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने पर्वत को कानूनी व्यक्ति का अधिकार दे दिया है। 13वां एक्वेरियन सैन्य अभ्यास किसके द्वारा? मालदीव और भारत में चल जाता है। 13वां एक्वेरियन कितने नंबर का है? 13 नंबर का है और भारत और मालदीव के बीच में किया गया एक्वेरियन। AI टूल्स को अपराध घोषित किया है ब्रिटेन। AI बाल दुर्व्यवहार उपकरणों को अपराध घोषित किया गया है। कहता है AI टूल्स को अपराध घोषित किसने किया है? तो ब्रिटेन AI ने किया है। ब्रिटेन AI ने, जिसमें बाल दुर्व्यवहार को उपकरणों को अपराध घोषित किया गया। अमेरिका UNHRC से बाहर हो गया। एक तो WHO से भी बाहर हुआ था और UNHRC से भी बाहर हो गया है। भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया IIT मद्रास ने। आयुष वीजा भारत सरकार दे रहा है, आयुष वीजा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? गगन गिल को मिला है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी गगन गिल को दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार चमन अरोड़ा को मिला है डोंगरी भाषा के लिए। कहता है डोंगरी भाषा के लिए किसको मिला है? चमन अरोड़ा। और हिंदी के लिए गगन गिल को। महिला खेलों में ट्रांसजेंडरों को प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका। मिसेज वर्ल्ड 2025 में तेस्सो गेलई पहली अश्वेत महिला है। मिसेज वर्ल्ड है, मिस वर्ल्ड एक अलग होता है, मिसेज वर्ल्ड अलग होता है। तो मिस वर्ल्ड किसको मिला है? तेस्सेगो गेलई को, ये पहली अश्वेत महिला है। फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग, अभी पढ़े। 38वें राष्ट्रीय खेल कबड्डी विजेता कौन बना है? यूपी बना है पुरुष वर्ग में। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। 39वां कहाँ होगा? मेघालय में। कबड्डी विजेता कौन बना? यूपी बन गया। जोमेटो का नया नाम इटर्नल। 16वां महान्यायवादी बने हैं R वेंकट रमनी। तो होता है कि 16वां महान्यायवादी कौन बने? R वेंकट रमनी। नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी जी हैं। चलिए अब हम लोग कुछ कुछ का अध्यक्ष है वो याद कर लेते हैं। CDS कौन है? अनिल चौहान। CDS अनिल चौहान। 28वां वायुसेना अध्यक्ष कौन है? वायुसेना अमरप्रीत सिंह। 28वां वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह। 30वां थल सेना कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। 26वां नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो वायुसेना अमरप्रीत सिंह। वायुसेना कौन हो गए? वायुसेना अमरप्रीत। थल सेना द्विवेदी जी, उपेंद्र द्विवेदी। नौसेना दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी। फिर 35वां विदेश सचिव कौन बने हैं? विक्रम मिस्त्री। 25वां विदेश सचिव कौन है? 35वां विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्त्री। IB के निदेशक कौन है? IB के तपन कुमार डेका। IB में कौन है? IB में तपन कुमार डेका है। IB में तपन कुमार डेका है। रक्षा सचिव राजेश कुमार। वित्त सचिव अजय सेठ। सेठ जी वित्त सचिव बने हैं। अजय सेठ वित्त सचिव बन गए।
तो वायुसेना अमरप्रीत, थल सेना भूपेंद्र द्विवेदी, नौसेना दिनेश कुमार त्रिपाठी, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, आईबी के तपन कुमार डेका, रक्षा सचिव राजेश जी, वित्त सचिव अजय सेठ। सीआरपीएफ के महानिदेशक सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, सीआरपीएफ के कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। बीएसएफ के कौन है? दलजीत सिंह चौधरी, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। सीआईएसएफ के कौन है? आरएस भट्टी बनेगा, जो अभी बिहार के डीजीपी थे, डीआईजी थे। एसएसबी के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद, एसएसबी के कौन बन गए? एसएसबी अमृत मोहन। आरपीएफ के कौन है? मनोज यादव है, आरपीएफ के कौन है? मनोज यादव है। आईसीजी के हैं एस परमेश। 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब कौन जीते? पंकज अडवाणी, दोहा में आयोजित किया गया था। तो एशियाई चैंपियनशिप को किसने जीता? पंकज अडवाणी ने। एशियाई चैंपियनशिप 14वां नंबर दोहा में। सीईओ ऑफ द ईयर समीर कनोडिया को बनाया गया। सीईओ ऑफ द ईयर कौन बने हैं? समीर कनोडिया। कार्बन ट्रेडिंग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया है, कार्बन ट्रेडिंग पर। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार। लिम्फेटिक फाइलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य कब रखा गया हम लोग का? 2027 में हम लोग लिम्फेटिक फाइलेरिया से मुक्त हो जाएंगे। अगले 2 साल में फाइलेरिया खत्म हो जाएगा। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 नई दिल्ली में। ऊर्जा सप्ताह कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। एनीमेट्रिक हाथी एली का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में हम लोग 96 नंबर पे हैं, शीर्ष में डेनमार्क है। सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला चीन में। चलिए, हम लोग फरवरी का पूरा करंट अफेयर्स देख लिए हैं। कल हम लोग मार्च का देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा।